सभी का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप के YouTube चैनल में। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में। भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है और इस भाग 2 का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो इस सिटीजनशिप के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि नागरिकता, जो ये नागरिकता भाग 2 जो संविधान के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम नागरिकता रखा गया है, ये किन किन बातों की चर्चा करता है। दोस्तों, किसी भी देश की अगर बात करें तो किसी भी देश में जो लोग, जो व्यक्ति रहते हैं, जनरली वहां पर 4 प्रकार के लोग, व्यक्ति मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहली बात होती है जिसे हम कहते हैं नागरिक, सिटीजन, अर्थात जो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उसी देश में जन्मा है वो, और उस देश की, उस व्यक्ति के पास नागरिकता है, सिटीजनशिप है, अर्थात उसके उस देश का वो है, बिल्ला लगा के चलेगा, अर्थात उसके पासपोर्ट में, उसके ड्राइविंग लाइसेंस में हर एक तरह के अधिकार, कहना चाहिए कि उसके पास पॉलिटिकल राइट्स और सभी सिविल राइट्स उसके पास प्राप्त होते हैं उसे। तो ऐसे व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं, सिटीजन। जैसे मैं भारत का हूं, आप भारत के हैं, तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। एक ये व्यक्तित्व हो गया। दूसरा, उसी देश में या इंडिया में ही जैसे बात कर ले तो एक और व्यक्ति पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं विदेशी। विदेशी ये भी व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनके पास नागरिकता के अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ अधिकार होते हैं, कौन कौन से मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक हो गया विदेशी, और तीसरा मान लीजिए जिसे कहते हैं अपन शरणार्थी। शरणार्थी, रिफ्यूजी। शरणार्थी का मतलब क्या होता है? शरणार्थी का तात्पर्य है कि जो किसी और देश के नागरिक थे, लेकिन वो अपने उस देश को, अपने उस क्षेत्र को छोड़ करके हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, और शरण लिए हुए हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो भारत के नागरिक हैं या माने जाएंगे। वो केवल भारत के भूमि क्षेत्र में रह रहे हैं। भारत ने उनको आश्रय दिया हुआ है क्योंकि वो उस देश से या तो किसी आपदा के चलते या किसी भी ऐसी परिस्थिति के चलते वो आए हैं, प्रवास होकर के, माइग्रेट होकर के हमारे देश में आए हैं, तो वो कहलाते हैं शरणार्थी। और एक होता है स्टेटलेस, राज्य विहीन। राज्य विहीन का तात्पर्य हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो उस देश, जिस देश में रह रहे थे, उस देश की नागरिकता उनकी समाप्त कर दी गई है किसी भी कारणवश, या उस देश से वो निकाल दिए गए हैं और वो कहां आ गए हैं, हमारे देश में आकर के कहीं भी रह रहे हैं, तो उनके पास नागरिकता नहीं है, ये शरणार्थी नहीं कहलाएंगे। शरणार्थी और राज्य विहीन में डिफरेंस यही है कि शरणार्थी का तात्पर्य कि वो उस देश से स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं और हमारे देश में रह रहे हैं, किसी आपदा के चलते या किसी भी शोषण के चलते, किसी भी ऐसी परिस्थिति के चलते। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में भी कब सुना होगा कि बांग्लादेश से कई, म्यांमार के कई वहां के निवासी भारत में आए हैं, शरण लिए हुए हैं, है ना, तो वो शरणार्थी हुए। और राज्य विहीन का तात्पर्य कि वो राज्य खत्म हो गया है, डूब गया है। ठीक है, डूबना नहीं कहना चाहिए, वो तो फिर एक आपदा कहलाएगी। राज्य विहीन का मतलब कि वो उस देश से निकाल दिए गए हैं, जैसे सीरिया वगैरह है, वहां के कई लोगों को वहां की नागरिकता समाप्त कर दी गई है कुछ गतिविधियों के चलते, और वो वहां के लोग पलायन कर करके किसी अन्य देश में जा रहे हैं, तो वो राज्य विहीन जो अपने देश से, अपने देश की नागरिकता उनकी समाप्त कर दी गई है। तो ये 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। तो हम बात करेंगे कि भारत के जो अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ये इन व्यक्तियों को किस किस प्रकार से ये भारत के नागरिक कहलाएंगे, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, किसकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, या कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। इन सभी बातों की चर्चा हम अपने नागरिकता के इस लेक्चर में करेंगे, और इसका विवरण है भाग 2 में। ठीक है, तो चलिए, लेकिन एक बात और बता दूं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो इस
संविधान के अंतर्गत जो ये भाग 2 नागरिकता रखा गया है, उसमें इस नागरिकता को पूरी तरह से या विस्तारित रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। इसमें कुछ संक्षेप में नागरिकता के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि भारत के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं वो कितने प्रकार के लोग भारत के अंतर्गत रहेंगे, कितने प्रकार के लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। या ये कहना चाहिए कि शॉर्ट में कि संविधान के अंतर्गत जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान के अंतर्गत नागरिकता की लोगों की नागरिकता के लिए 4 कैटेगरी बनाई गई थी, 4 श्रेणियां बनाई गई थी कि 4 तरह के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं या 4 तरह के लोग भारत के नागरिक होंगे, जिनका वर्णन अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इन 4 अनुच्छेदों में बताया गया है। इन चारों अनुच्छेदों को हम जानेंगे और 9, 10, 11 में क्या है, ये थोड़ा सा नागरिकता के बारे में कुछ अन्य प्रोविजंस हैं, इसमें प्रावधान किए गए हैं, वो भी जानेंगे। तो चलिए पहले ये जानते हैं हम कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक में क्या चर्चा की गई है। एक बात और कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अंतर्गत चूंकि नागरिकता को पूरी तरह से विस्तारित रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए नागरिकता के इस चैप्टर में काफी समस्याएं आई कि नागरिकता किसको दी जाए, कैसे दी जाए, है ना। इसलिए नागरिकता के लिए पहला कानून नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था, जिसमें नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रावधान रखे गए थे। और 1955 के उस नागरिकता अधिनियम में अब तक कई बार संशोधन भी किया जा चुका है। ये फैक्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता के अंतर्गत या नागरिकता से संबंधित पहला कानून कौन सा आया, तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये पहला कानून बना। और इसके अंतर्गत जो संशोधन हुए, उसमें कई संशोधन का मतलब अमेंडमेंट का मतलब उसमें कई चेंजेस किए गए बार बार कुछ। जैसे पहला 1955 की जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसमें जो संशोधन हुए हैं, इसमें पहला संशोधन 1986 में हुआ, फिर इसके बाद 1992 में तीसरा संशोधन 2003, चौथा संशोधन 2005, फिर इसके बाद 2015 और अभी हाल ही में मोदी जी के शासनकाल के अंतर्गत 2019 में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 में किए जा चुके हैं। ये फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट और पहला संशोधन और पहला कानून 1955। तो दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम का जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 ये चर्चा करता है अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। अधिवास का तात्पर्य क्या होता है? अधिवास या मूल निवासी, या ये कहना चाहिए कि संविधान के इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय कुछ इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि अधिवास के आधार पर नागरिकता या अधिवास के आधार पर, तो अनुच्छेद 5 देखिए क्या है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता या अधिवास के आधार पर नागरिकता, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पर चर्चा की जा रही है अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ। संविधान के प्रारंभ का तात्पर्य है 26 जनवरी 1950। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता या अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है। तो यहां पर बात हो रही संविधान के प्रारंभ पर, और साथ में संविधान के प्रारंभ पर वह व्यक्ति नागरिक माना जाएगा, वह व्यक्ति नागरिक माना जाएगा। या यहां पर एक शब्द यूज किया गया अधिवास के आधार पर नागरिकता, अधिवास के आधार पर नागरिकता। तो अधिवास का मतलब होता है जो भारत में रह रहा है, वास कर रहा है, ठीक है, निवास कर रहा है। तो यहां पर भारत का अधिवासी कौन कहलाएगा, भारत में रहने वाला भारत का निवासी कौन कहलाएगा, इस बात के लिए यहां पर कुछ शर्तें दी गई हैं अनुच्छेद 5 के अंतर्गत।
एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करता है, अर्थात जो इन 3 शर्तों को पूरा करता है या करेगा वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, भारत का मूल निवासी कहलाएगा। ये शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसका जन्म कहां हुआ हो, भारत में हुआ हो। दूसरा, जिसके माता पिता में से कोई, अर्थात या माँ या पिता में से कम कोई दोनों चलेगा, है ना, तो कोई एक भारत में राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अर्थात जो व्यक्ति है वो जन्मा हो भारत में और उसके साथ साथ उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या भारत में जन्मा हो, या फिर संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, अर्थात मान लीजिए जन्मा नहीं है वो भारत में, लेकिन तो भी वो अगर भारत का मूल निवासी कहलाएगा तो किस सेंस पे कहलाएगा? वो कहलाएगा कि संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 से कम 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारत का मूल निवासी कहलाएगा या अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक कहलाएगा। ये है आपका अनुच्छेद 5। बहुत ही सिंपल सा अनुच्छेद है जो भारत के मूल निवासी की परिभाषा को परिभाषित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 देखिए, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। सबसे पहले प्रव्रजन का मतलब होता है माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो माइग्रेट करते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सम पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। एक बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 6 चर्चा करता है ऐसे व्यक्तियों की जो माइग्रेट हुए हैं, जो प्रव्रजित हुए हैं, कहां? पाकिस्तान से भारत की ओर। आप हिंदी में देखिए, लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहां आए हैं? भारत आए हैं। तो पाकिस्तान से भारत, इंडिया माइग्रेट होकर के आने वाले जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति भी भारत के नागरिक होंगे या हो सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, साफ शब्दों में लिखा है, और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। अविभाजित भारत का मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन बंटवारा नहीं हुआ था तब। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता या पिता या दादा या दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्नलिखित वो व्यक्ति क्या हो? 2 शर्तों को पूरा करता हो, है ना, निम्न 2 शर्तों में से कोई एक शर्त को पूरी करता हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो अब यहाँ पर हम इन 2 शर्तों के बारे में जानेंगे जिससे वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 2 शर्तें कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली शर्त है यदि वह 19 जुलाई 1948, डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। अर्थात इसका मतलब समझिए कि ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से, क्या यहां पर समझिएगा ये क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किया हो। ठीक है, तो यहां पर मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ है, माइग्रेट हुआ है। ठीक है, और अपने प्रवसन की तिथि अपने प्रवसन की तिथि का मतलब कि जिस दिन, पूर्व का मतलब किसी भी दिन हो सकता है, तो जिस दिन वो प्रवसन कर रहा है, माइग्रेट हो रहा है, उस तिथि, जिस तिथि को वो माइग्रेट होकर इंडिया में आ रहा है, लेकिन वो डेट क्या होनी चाहिए? वो डेट इस डेट के पहले होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया आ रहा हूं, कहां? पाकिस्तान से इंडिया आ रहा हूं, और मैं कब आ रहा हूं?
18 जुलाई 1948 को आ रहा है। मैं इंडिया कब आया हूं? मैं इंडिया आया हूं 18 जुलाई 1948 को। तो इस डेट के पहले हुआ ना पूर्व, है ना? तो अगर मैं इस डेट के पहले आया हूं भारत, और भारत कहां से आया हूं? पाकिस्तान से आया हूं, स्थानांतरित हुआ हूं, है ना? तो स्थानांतरित का मतलब यही हुआ कि जो पाकिस्तान से इंडिया स्थानांतरित हुआ, ठीक है? तो मैं अर्थात वो व्यक्ति जो आया है इस डेट के पहले, तो वो सामान्य रूप से क्या हो जाएगा? इस तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, अर्थात इस डेट को आ गया हूं और इस डेट के बाद मैं कंटिन्यू सामान्यतः भारत में रह रहा हूं, तो यहां पर मैं सामान्य रूप से भारत का नागरिक कहना होगा। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी, है ना? तो इस डेट के पहले जो आ गया है वो सामान्य रूप से भारत का नागरिक कहलाएगा। ये पहली शर्त है। मतलब पहली शर्त क्या है? कि इस डेट के पहले आया हो। दूसरी शर्त ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस डेट को या इस डेट के बाद आया है, पाकिस्तान से इंडिया बाद आया, इस डेट के बाद, ये पहले की बात थी, बाद की बात, तो ऐसा व्यक्ति जो आया है भारत, तो वो भारत का नागरिक तभी कहलाएगा जब वह क्या हो? भारत आने के बाद वो पंजीकृत होना पड़ेगा, उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और पंजीकृत होने के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कम से कम 6 माह तक उसे भारत में निवास करना पड़ेगा। तो 6 माह तक निवास करेगा तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये दो शर्तें हैं, पहली शर्त ये हुई और दूसरी शर्त ये हुई। ये अनुच्छेद 6। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा उल्टा है, अनुच्छेद 7। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 7 को। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सम पीपल हु माइग्रेट टू पाकिस्तान। थोड़ा सा उल्टा है, यहां ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है ये? कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, यहां पर डेट चेंज हो गई है ना? 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर वह भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। क्या समझ में आया आपको? देखिए, यहां पर पहली चीज तो आपको ये ध्यान देने लायक है कि यहां पर डेट याद रखेगा। अनुच्छेद 6 की डेट क्या थी? 19 जुलाई 1948, है ना? ये डेट याद रखेगा पहले, इसी तो पूरी कहानी पलट जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 6 की कहानी क्या है? अनुच्छेद 6 कहता है कि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहां आया? इंडिया आया। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि कोई व्यक्ति जो इंडिया से कहां गया? इंडिया से पहले पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से वापस कहां आ रहा है? इंडिया आ रहा है वापस, पुनर्वास, है ना? देखिए, प्रवास और पुनर्वास, है ना? रिपीट। देखिए, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, यहां पर डेट क्या होगी? यहां पर डेट है 1 मार्च 1947 और यहां पर डेट है क्या? 19 जुलाई 1948। तो यहां पर डेट क्या है? 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप इंडिया आ गए हो पाकिस्तान से, है ना, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो। तो पाकिस्तान से इंडिया आ गए हो, और यहां पर बात क्या की जा रही है कि कोई व्यक्ति जो क्या किया है? जो पहले इंडिया से कहां गया है? जो पहले इंडिया से पाकिस्तान गया और वापस पाकिस्तान से कहां आ गया? इंडिया। लेकिन यहां पर डेट क्या दी हुई? 1 मार्च 1947। तो देखिए, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, मतलब इस डेट के बाद वो कहां स्थानांतरित हो गया हो? इंडिया से पाकिस्तान आ गया, है ना? तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में, मतलब बाद का मतलब 1 मार्च 1947 के बाद फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए, मतलब इस डेट के बाद फिर से वो क्या लौट आए? इंडिया लौट आए पुनर्वास के लिए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? वही पंजीकरण प्रार्थना पत्र, और इस पंजीकरण के साथ साथ यहाँ पर उसे 6 माह तक रहना होगा, तब जाकर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो 6 और 7 में क्या अंतर समझ में आया? यहाँ पर 19 जुलाई 1948 का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर 1 मार्च 1947 के बाद का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 8 की तरफ। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के
व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मतलब भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आपने भारतीय मूल शब्द सुना होगा, इंडियन ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या होता है? भारतीय मूल से तात्पर्य यहां पर यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी ये भारत से संबंधित हो, इनका जन्म भारत में हुआ हो या ये भारत के नागरिक हो रहे हो, और उनके जो वंशज हैं, उनके जो पुत्र सुपुत्र हैं, वो किसी और देश के नागरिक हों, तो वो व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी भारत के नागरिक हैं और उनके वंशज कहाँ के हैं, किसी और देश की सिटीजनशिप लिए हुए हैं, तो वो कहलाते हैं भारतीय उद्भव के, भारतीय मूल के। तो अर्थात ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिकता का अधिकार लेना चाहते हैं, तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 8। तो यही साफ साफ शब्दों में है कि भारत के बाहर रहने वाले अर्थात भारतीय मूल के व्यक्ति अर्थात भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति, कुछ का मतलब यही हुआ, ऐसा नहीं कि पूरे जो भी विदेशों में रह रहे हैं सब, कुछ का मतलब वो जिनके माता पिता या दादा दादी वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। और ये किस परिभाषा के तहत लिया गया है? इनके वंशजों जो विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनके माता पिता दादा दादी ये एक्ट 1935 की परिभाषा के अनुसार लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति अनुच्छेद 8 के तहत भारत के नागरिक बन सकते हैं। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है ये, भारतीय मूल के लिए है। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर भारत की नागरिकता के लिए यहाँ पर लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इन अनुच्छेदों में ये 4 कैटेगरीज बताई गई है, ठीक है। तो 5 में है अधिवास के आधार पर, 6 में है पाकिस्तान से जो इंडिया माइग्रेट हुए हैं, 7 में है जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर वापस पुनर्वास किए इंडिया की ओर, और 8 में क्या है, भारतीय मूल के लिए। अब यहाँ पर 9, 10, 11 में क्या है, शॉर्ट से कुछ बातें हैं। 9 क्या कहता है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक, किसी अन्य देश की सिटीजनशिप उसने ले ली है। तो मतलब भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, अर्थात आप जो है यहाँ पर इंडिया के हैं तो इंडिया के ही सिटीजन बनकर रह सकते हैं। आप भारत के नागरिकता के साथ साथ किसी अन्य देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। अर्थात अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने उसी समय किसी अन्य देश की सिटीजनशिप ले ली है, तो आपकी भारत की सिटीजनशिप स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक ही नागरिकता। और रही बात इस फैक्ट की कि एक ही नागरिकता का प्रावधान जो भारत में लिया गया है, तो इसका आंसर है ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 का कहता है, अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अर्थात यहाँ पर जो भी नागरिकता के किसी भी व्यक्ति के पास, भारत के नागरिक की बात कर रहे हैं अगर यहाँ पर, तो भारत का कोई भी व्यक्ति है तो उसके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? वो अधिकार उस व्यक्ति के तब तक बने रहेंगे जब तक कि संसद उन अधिकारों के विषय में कोई नया कानून ना बना दे। अर्थात यहाँ पर नागरिकता के अधिकारों के जो भी कानून होंगे, उन कानूनों में जब तक संसद के द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक वो अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात न सरकार उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है, न कोई राज्य परिवर्तन कर सकता है। तो नागरिकता के अधिकार यहाँ पर क्या होंगे, बने रहेंगे जब तक कि संसद उसमें कोई नया परिवर्तन ना करे, संशोधन ना करे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11, जो चाहे तो पूरे इस भाग 2 की परिभाषा बदल सकता है। अर्थात संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। सिंपल शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं या जो भी प्रावधान बनाए गए हैं या नए बनाए जाएंगे, इन सभी प्रावधानों को बनाने का अधिकार अर्थात संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 11 संसद को देता है। संसद ही किसी नागरिकता की प्राप्ति या नागरिकता की समाप्ति से संबंधित सभी प्रकार के कानूनों को बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ये अधिकार अनुच्छेद 11 संसद को देता है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अब यहाँ पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर तो अभी केवल हमने शॉर्ट क्लिप्स बताई है आपको कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में बताया क्या गया है। विस्तार से चर्चा तो हम आगे करेंगे कि भारत की नागरिकता यहाँ पर किस व्यक्ति को किस प्रकार से मिलेगी,
चूंकि इन सभी बातों का वर्णन विस्तार से हमारे इस संविधान में नहीं बताया गया था, इसीलिए अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता को विस्तार से परिभाषित किया, जिसके लिए पहला कानून बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो 1955 और 1955 के आगे जो संशोधन हुए, इन सभी बातों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।